स्टूडेंट्स, मैं विपिन और आज हम लेक्चर की शुरुआत करेंगे इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट से। इंडियन पॉलिटी में अपन को पढ़ना क्या है, बेसिकली अपन आज केवल यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। पहला लेक्चर है तो पहले लेक्चर में केवल इसका मीनिंग समझेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो आपके सिलेबस में लिखा रहता है उसका अर्थ क्या है और उसमें पढ़ना क्या है, और जो पढ़ना है वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी की। इंग्लिश में लिखा रहता है इंडियन पॉलिटी, या इसी को हिंदी में बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था में दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक है राज्य और दूसरा है व्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है, देखिए दो शब्द हैं, एक है राज्य और दूसरा है व्यवस्था। क्या मतलब है इसका, इसको समझेंगे। पॉलिटी को अगर देखेंगे आप तो पॉलिटी खुद एक लैटिन का वर्ड है और जिसका नाम होता है जिसका मतलब होता है लैटिन में राज्य ही, है ना। और वैसे भी यहाँ पे हिंदी में भी राज्य लिखा हुआ है। तो राज्य किसे कहते हैं, या इसी इंग्लिश में आप बोल सकते हैं स्टेट, या व्यवहारिक रूप से इसी को आप बोल सकते हैं कंट्री, देश। तो कोई देश देश कैसे बनता है, एक्चुअली अपन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कोई बेसिक परिभाषा नहीं है कि ये इसकी परिभाषा ये होती है। अपन क्या करते हैं, उसके एलिमेंट्स के आधार पे उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ भी राज्य बनेगा या देश बनेगा तो उसमें बेसिक एलिमेंट्स होते हैं 4 ना, 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट है, देखिए पहला एलिमेंट है वहाँ की जनसंख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉपुलेशन। दूसरा है वहाँ का भूभाग, इसे अपन बोलते हैं लैंड। तीसरा एलिमेंट है वहाँ की सरकार, इसे अपन बोलते हैं गवर्नमेंट। और चौथा एक शब्द है, आपने शायद सुना ना हो इसके पहले, इसे बोलते हैं संप्रभुता या इंग्लिश में सॉवेरेनिटी ना। ये क्या होता है इसको एक एक करके समझेंगे। पहला एलिमेंट जो है जनसंख्या, जनसंख्या आप समझ रहे हैं ना, लोगों का संगठन, बहुत सारे लोग हो जाएं तो जनसंख्या बन जाती है। तो किसी भी देश में एक जब जनसंख्या होगी तभी उसको देश कहा जाएगा ना। जो नो मैंस लैंड होते हैं उनको हम कंट्री कह ही नहीं सकते, है ना। फिर दूसरी चीज होनी चाहिए एक भूभाग, वहाँ का लैंड एरिया जहाँ पे ये जनसंख्या निवास कर रही होगी। तीसरी चीज कौन सी है, इस जनसंख्या को जो इस भूभाग में रह रही है उसे रूल करने के लिए, गवर्न करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसको कहते हैं सरकार। अब सरकार क्या होती है, तो सरकार को हम कोई परिभाषा के आधार पर नहीं बता सकते हैं। सरकार को हम उसके फंक्शंस या उसके कार्यों के आधार पर ही व्याख्यायित कर सकते हैं, है ना, उसको बता सकते हैं। तो जहां भी दुनिया भर की जितनी सरकारें होती हैं उनके 3 बेसिक फंक्शन होते हैं, उनके आधार पर उनको समझा जा सकता है। चलिए यहीं पे समझ लेते हैं। तो सरकारों का मेनली 3 काम होते हैं। पहला काम होता है कानून निर्माण करना या कानून बनाना, है ना। कानून बनाने का काम करती है कौन, लेजिस्लेचर, है ना, विधायिका। इसीलिए इसको कहते हैं, पहले अंग को हम विधायिका। दूसरा काम होता है सरकारों का कानूनों को लागू करना। ये कानून जो विधायिका ने बनाए उन्हीं कानूनों को लागू करना। और ये उसका कौन सा अंग करता है, ये अंग करता है एग्जीक्यूटरी ना, या इसी को हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका। और एक तीसरा अंग होता है जो इस विधायिका ने कानून बनाए हैं और जो इस एग्जीक्यूटरी ने लागू किए हैं वो सही से तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनमें क्लैरिटी है कि नहीं है। इस चीज को चेक करने के लिए एक संस्था होती है जिसे हम बोलते हैं, एक अंग होता है जो क्या करता है, कानूनों की अस्पष्टता को दूर करता है, अस्पष्टता दूर करना, या इसका एक काम होता है न्याय प्रदान करना। इस अंग को बोलते हैं आप ज्यूडिशरी या हिंदी में न्यायपालिका। समझे आप। तो जो सरकार होती है, कोई भी सरकार होगी दुनिया में, उसके 3 बेसिक फंक्शन होते हैं, कानूनों का निर्माण करना, कानूनों को लागू करना, और अगर स्पष्टता है कानून में, क्लैरिटी नहीं है तो उसे दूर करना, ठीक है। अब चौथी चीज एक आती है संप्रभुता। ये क्या होती है, सॉवरेनिटी। देखिए संप्रभुता का एक सीधा सा मतलब है निर्णय लेने की क्षमता, खुद से डिसीजंस ले सकना। अगर आप खुद से डिसीजन ले रहे हैं, आपको कोई प्रभावित नहीं कर रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली, उसी प्रकार देश के, तो आप संप्रभु हैं। उसी प्रकार देश के साथ भी होता है। अगर देश अपने डिसीजंस खुद ही ले सकता है अपने अंदरूनी मामलों में, बाहरी मामलों में, तो हम कहते हैं कि वो राष्ट्र संप्रभु है। तो इसका मीनिंग एक बार लिखते हैं। इसका मीनिंग होता है अपने अंदरूनी और बाहरी मामलों में निर्णय लेने की शक्ति,
डिसीजन मेकिंग पावर इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, जैसे भारत एक देश है, आप व्यवहारिक रूप से जानते हैं, तो भारत संप्रभु होगा कि नहीं होगा, तो आप चेक कर लीजिए कि क्या भारत अपने अंदरूनी डिसीजंस या अपने बाहरी डिसीजंस खुद ले पाता है या नहीं ले पाता है, कि उसके ऊपर भी कोई सुपर अथॉरिटी है। भारत में लॉकडाउन करना है कि नहीं करना है, ये हमारे देश की गवर्नमेंट ही फैसला लेती है, हम किसी और से पूछ के नहीं करते कि लॉकडाउन कर दे भैया कि नहीं, है ना। और बाहर भी हमको WTO में शामिल होना है, UNO में शामिल होना है, इन सब चीज़ों का डिसीजन हमारी खुद की गवर्नमेंट लेती है, ना वो अमेरिका से प्रभावित होती, ना वो रसिया से प्रभावित होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो जहाँ भी ये 4 एलिमेंट्स मिल जाएंगे साथ में, ध्यान रखिए एक भी कम नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी, मैंने कहा कि 4 इसेंशियल एलिमेंट्स, आवश्यक तत्व, इनमें से अगर एक एलिमेंट भी कमता है तो वो राष्ट्र या देश की श्रेणी में नहीं आएगा। और ये 4 एलिमेंट एक साथ मिल जाएंगे तो वो देश बन जाएगा। तो आप देख लीजिए, भारत का उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, भारत क्या जनसंख्या है 130 करोड़ की, भूभाग है, हाँ है, और सरकार है क्या वहाँ पे, हाँ सरकार एक काम कर रही है उसके लिए, है ना। और भारत क्या संप्रभु है, मैंने अभी बताया कि अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन भारत खुद ही लेता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक राज्य है। इसी प्रकार आप देश के दुनिया के जितने भी देश हैं उनके बारे में भी इस चीज़ को लागू करके ये परख सकते हैं कि वो देश की श्रेणी में या राज्य की श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, अब दूसरा, अगर अब राज्य को समझ गए हैं तो दूसरा वर्ड आता है व्यवस्था। ये क्या कहलाती है? देखिए, व्यवस्था का मतलब होता है प्रणाली, या इंग्लिश में बोल सकते हैं सिस्टम, जिसके द्वारा ये राज्य चलेगा। तो राज्य आज की व्यवस्था तो है नहीं, राज्य तो पहले भी हुआ करते थे और राज्य पहले भी चलते थे। तो चलाने के कई तरीके हो सकते हैं, और जैसा जो राज्य चलता है उसके आधार पे हम उसका नाम रख देते हैं कि उसमें ये वाली व्यवस्था है। कुछ के नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर अपने देश में जो है वहाँ पे पहुँचेंगे, है ना। जैसे बहुत सारी प्रणाली देश में हो सकती है। एक प्रणाली आपने सुनी होगी मोनार्की, या इसी को हिंदी में बोलते हैं राजतंत्र। आपने सुना होगा डायरकी, इसको बोलते हैं द्वैत शासन। आपने सुना होगा धर्मतंत्र, या इसको बोलते हैं थियोक्रेसी इंग्लिश में। आपने सुना होगा एरिस्टोक्रेसी, इसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। आपने सुना होगा डिक्टेटरशिप, इसको बोलते हैं तानाशाही। और बहुत सारे तंत्र हो सकते हैं, एक आपने जरूर सुना होगा जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में लोकतंत्र। देखिए, इनके नाम अगर आपने सुने हैं नहीं सुने हैं इससे कोई मतलब नहीं है, केवल मैं आपको एक व्यू दे रहा हूं कि व्यवस्थाएं कई प्रकार की हो सकती है। थोड़ा थोड़ा इसको समझ लेते हैं, है ना। जैसे अगर किसी राज्य की जो इन एलिमेंट से बना है उनकी व्यवस्था को, उनमें कौन सी व्यवस्था मेन करनी होती है, वहाँ की सरकार व्यवस्था करती है। और सरकार कौन सी व्यवस्था करती है? कानून बनाती है, कानूनों को लागू करती है, और कानूनों में अगर अस्पष्टता है तो उनको दूर करती है या न्याय प्रदान करती है। ये 3 काम अगर एक व्यक्ति कर रहा है, जिसका हमने नाम क्या रख दिया है, राजा, है ना। तो अगर एक व्यक्ति वो काम कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे क्या है, राजतंत्र है, मोनार्की है। अगर वही काम, इन तीनों कामों को कोई 2 व्यक्ति मिलकर परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसको बोल देंगे कि ये द्वैत शासन है। अगर इन तीनों कामों को किसी देश में एक धार्मिक व्यक्ति, पुजारी, पंडित, पोप, इस प्रकार का कोई व्यक्ति कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे धर्मतंत्र। और इसी प्रकार अन्य तंत्र भी होते हैं। ये वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते थे पहले इस प्रकार के तंत्र, या अभी भी करते हैं। आपने वेटिकन सिटी का नाम सुना होगा, वहां अभी भी धर्मतंत्र है। आपने ब्रिटेन का नाम सुना होगा, सऊदी अरेबिया का नाम सुना होगा, वहां पे आप देख लीजिए राजतंत्र है। वहां की रानी या वहां का राजा जो होता है वो प्रशासन को संभाल रहा होता है। आपके देश में क्या है? आपके देश में जो व्यवस्था है वो है ये डेमोक्रेसी, और यही अपन को मेन फोकस करना है इस पे, है ना, क्योंकि अपने देश में लोकतंत्र है। तो हम लोकतंत्र को समझेंगे और समझेंगे कि आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है। तो आइए देखते हैं लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। देखिए, लोकतंत्र के लिए इंग्लिश में वर्ड है डेमोक्रेसी, जो 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है डेमोस और दूसरा होता है क्रेसी। 2 वर्ड है। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल। तो अगर हम इसका लिटरल मीनिंग निकालें तो इसका लिटरल मीनिंग हिंदी में निकल के आता है लोगों का शासन। किसका शासन? लोगों का शासन। राजा का नहीं, किसी धार्मिक व्यक्ति का नहीं, किसी डिक्टेटर का नहीं, किसी कुलीन व्यक्ति का नहीं,
किसका शासन? लोगों का शासन। अगर ये तीनों काम जो सरकार के हैं, इन कामों को परफॉर्म करने वाला कौन हो? लोग खुद ही हो, जनता हो, है ना। पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग, जनता। अगर वो सब मिलके इस काम को करें, संभालें, तो हम बोलेंगे यहां पे लोकतंत्र है। कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, कोई दो व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं कर रहा है, बल्कि कौन कर रहे हैं? पूरी जनता कर रही है इस काम को। अब वो करने का तरीका कैसे है, वो अपन आगे जानेंगे कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप इतना समझिए, अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा, और अब्राहम लिंकन ने यह बताया था कि डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने एक परिभाषा दी थी कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो ये हमारे भारत में लोकतंत्र ही है, ऐसा आपने सुना होगा। तो समझ गए क्या आप लोकतंत्र का मीनिंग, कि अगर बेसिक ये जो तीन काम है सरकार के, अगर वो लोग ही परफॉर्म करें तो उस देश में होता है लोकतंत्र, ठीक है। हमारा राज्य है भारत, और हमारे देश में व्यवस्था कौन सी है? लोकतंत्र, ठीक है। अब ये लोकतंत्र चलता कैसे है? भारत की राज्य व्यवस्था, भारत के राज्य की व्यवस्था कैसे चलती है, मतलब भारत का लोकतंत्र कैसे चलता है? तो लोकतंत्र में है भारत में 130 करोड़ लोग। 130 करोड़ लोग आपस में मिलकर कैसे कानून बनाएं या कानूनों को कैसे लागू करें। अब देखते हैं कि एक फैमिली में ही कितने मतांतर होते हैं, है ना, कितने डिफरेंट व्यूज होते हैं लोगों के। तो 130 करोड़ लोग कैसे सहमत होंगे एक चीज पे? तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक समय हम ऐसा करें कि इन 130 करोड़ लोगों के बीच में, या जितने भी लोग हैं उनके बीच में एक समझौता कर लें, है ना, समझौता कर लें, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कर लें। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? बाउंड होना चाहिए, बाध्य होना चाहिए, बाध्यकारी। और बाध्यकारी क्या होता है? बाध्यकारी होता है कानून या लॉ होता है, ठीक है। और ये लॉ कैसा होना चाहिए? फंडामेंटल। कैसा होना चाहिए लॉ? फंडामेंटल। फंडामेंटल के लिए हिंदी में वर्ड है मूलभूत या आधारभूत। इसका मतलब है कि जो नींव का काम करे उससे नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या आप? तो अगर यही एक समझौता जो कि कानून रूप में बाध्यकारी हो और ये मूलभूत हो देश के लिए, जिसमें ये सब लिखा हो कि हमारा लोकतंत्र ऐसे चलेगा, हमारी व्यवस्था ऐसे चलेगी, इसी दस्तावेज को चाहे आप लिख के रख लीजिए, है ना, एग्रीमेंट हम लिख के ही रखते हैं, तो इसी लिखित दस्तावेज को हम बोलते हैं व्यवहारिक रूप से संविधान। क्या बोलते हैं? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। और वास्तव में आपके सिविल के सिलेबस में आपको यही चीज पढ़नी है। जब जब भारतीय राज्य व्यवस्था वहां पे लिखा रहता है, लेकिन भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको पढ़ना क्या रहता है? संविधान। तो भारत का एक संविधान है, भारत में लोकतंत्र है और भारत में एक संविधान है, और इस संविधान में क्या क्या लिखा है आपको वास्तव में यही पढ़ना है, ठीक है। तो ये संविधान आप समझ गए क्या? अभी अगले लेक्चर में अपन इसका और बृहद मीनिंग देखेंगे। अभी आप केवल सिंपल रूप में समझ लीजिए कि संविधान क्या है। संविधान हमारे देश के लोकतंत्र को या किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक लिखित दस्तावेज है। हालांकि लिखित अलिखित कुछ भी हो सकता है, एक दस्तावेज है जो कि कानूनी रूप में होता है, और उसमें देश की व्यवस्था कैसे चलेगी, देश का ढांचा कैसे चलेगा, कैसे पीएम होगा, कैसे राष्ट्रपति होंगे, कैसे देश की संसद होगी, कैसे न्यायपालिका होगी, जो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं, वो सब चीजें इसमें लिखी रहती हैं। तो व्यवहारिक रूप से अगर मैं बोलूं तो एक किताब है, और उस किताब में देश के पूरे रूल्स लिखे हुए हैं, बिल्कुल बेसिक लॉज जो हैं लिखे हुए हैं, उसे हम बोलते हैं संविधान, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। हम केवल कितना कर रहे हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था का हमने केवल मीनिंग देखा है। राज्य व्यवस्था आपने देखा कि दो वर्ड से मिलकर बनी है, एक है राज्य, दूसरा है व्यवस्था। राज्य का मतलब होता है चार बेसिक एलिमेंट्स: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। सरकार क्या होती है? सरकार होती है जो तीन काम करती है: कानून बनाने का, कानून लागू करने का और कानूनों को अस्पष्टता को दूर करने का। संप्रभुता क्या होती है? अपने अंदरूनी और बाहरी मामलों में खुद ही निर्णय लेना, कोई दूसरा निर्णय ना ले। दूसरा वर्ड आया है व्यवस्था। अब राज्य जहां जहां कहा जाएगा तो आप जितने भी दुनिया के देश हैं वहां पे ये चार एलिमेंट्स को पुट करके देख लेंगे, अगर ऐसा है तो वो देश होगा, ठीक है। व्यवस्था का मतलब होता है एक प्रणाली जिसके द्वारा ये राज्य चलता है। कई प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, कुछ के नाम मैंने यहाँ पे गिना दिए हैं। अपने देश में कौन सी प्रणाली है? डेमोक्रेसी। तो अपन ने उसको समझा कि डेमोक्रेसी का लिटरल मीनिंग क्या होता है। तो डेमोज और क्रेसी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेसी का मतलब होता है रूल, मतलब पीपल्स रूल, मतलब लोगों का शासन। तो लोग अपना शासन कैसे चलाएंगे? तो लोगों को अपना शासन चलाने के लिए क्या होना चाहिए? एक बाध्यकारी समझौता होना चाहिए, है ना। बाध्यकारी रूप में होना चाहिए मतलब कानूनी रूप में होना चाहिए। और ये कानून कैसा होना चाहिए? फंडामेंटल,
मतलब कि ये कानून सबसे ऊपर है, उसके नीचे ही जितने भी कानून बनेंगे उसके नीचे बनेंगे, है ना, ये इसका कवर करके रखेगा सबको। तो उसी कानूनी दस्तावेज को हम क्या बोलते हैं, संविधान। और आपको अपने सिलेबस में, चाहे आप एमपीवीआईपीएम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको इसी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। तो अगले लेक्चर में हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।